आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। यादगिरी दूरदर्शन केंद्र की तरफ से आप सबका स्वागत है। हिंदी दिवस के सिलसिले में हिंदी भाषा का विकास, प्रचार प्रसार इत्यादि विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर मुखविंद्र सिन्हा जी। ये हैदराबाद के अवंती डिग्री एंड पीजी कॉलेज के विभागाध्यक्ष, हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य निर्वाह कर रहे हैं। और हमारे दूसरे अतिथि है FM सलीम जी, जो मिलाप पत्रिका में मुख्य संवाददाता है। और तीसरे अतिथि है डॉक्टर करण सिंह हुटवाल जी, ये हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में। और मैं हूं के सुधाकर राव, सहायक निदेशक समाचार विभाग। आज के इस हिंदी दिवस कार्यक्रम से संबंधित, हिंदी से संबंधित चर्चा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो डॉक्टर मुखविंदर जी, मैं सबसे पहले आपसे हिंदी विकास के बारे में पूछना चाहूंगा। और आजकल हिंदी एक राजभाषा के रूप में और राष्ट्रभाषा के रूप में भी उसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो हिंदी विकास की बात हम हर जगह कर रहे हैं। तो हिंदी विकास के लिए उसका प्रचार प्रसार और भी महत्वपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए? पहले हिंदी दिवस की आज सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी के विकास के बारे में अगर हम बात करें तो आज बहुत विकास हो चुका है और भी होना चाहिए। आज हम दक्षिण में बैठे हुए हैं, हिंदी का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी के प्रचार के लिए बहुत अच्छा, वो विदेशों में जब जाते हैं तो हिंदी में ही अपने विचार प्रकट करते हैं। आज उनकी वजह से, उनके कारण से भी, एक वो भी कारण है जिनसे हिंदी बहुत, बैंक में चले जाइए, रेलवे, बैंक, कंप्यूटर, आज हर जगह आपको हिंदी का विकास मिलेगा। हिंदी की आज प्रचार की नहीं, प्रसार की जरूरत है। हिंदी आज ऐसी भाषा है कि आज हम अगर कश्मीर में है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएंगे, आपको वहां पे हिंदी में बात करते हुए, हर स्टेशन पे आपको हिंदी में बात करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज दक्षिण में रह के हम भाषा का प्रचार कर रहे हैं। दक्षिण में भी कई संस्थाएं हैं जो कि हिंदी को काफी, जिनका कि हिंदी में काफी योगदान है। तो साहब, अब मैं सलीम साहब से पूछना चाहता हूं, हिंदी को हम राजभाषा कहते हैं सरकारी परिभाषा में, वो राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है, राज करने वाली भाषा। तो सरकार के पत्राचार में, खासकर केंद्रीय सरकार के पत्राचार में उसका बड़ा महत्व है। और इसके बारे में, राजभाषा का क्या महत्व है, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी तो अब हम देखते हैं कि कोई भी देश हो, चाहे भारत हो या कोई और देश, उसको देश है तो कामकाज करना पड़ेगा। और जब कामकाज करना पड़ेगा तो किसी भाषा की उसको जरूरत पड़ेगी। तो निश्चित रूप से हम भारत की बात करते हैं तो हिंदी में काम करना पड़ेगा। जब देश आज़ाद हुआ था तभी ये तय हुआ था कि हम अंग्रेजी को अपनाते हुए, ठीक है, जितने दिन हम जरूरत पड़ेगी उसको अपनाएंगे, लेकिन बाद में हम हिंदी का प्रयोग करते रहेंगे। इसके लिए जो भी तिथियां तय की गई थी, हम बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन ये तय है कि बहुत सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है। आप जब हम किसी बैंक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ जो स्लिप दी जाती है, आपको सीधा विकल्प है कि आप हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए। अगर हम उसको हिंदी में लिखते हैं तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। या फिर हम रेलवे में जाते हैं, वहाँ भी आपको जो भी लिखने के लिए जो भी कागज दिए जाते हैं, वहाँ आपको हिंदी का विकल्प खुला रहता है। आज भारत सरकार का कोई भी विभाग हो, वो हिंदी में काम करता है अंग्रेजी के साथ साथ। अगर हम भारत सरकार की नहीं, भाई तेलंगाना सरकार की बात करते हैं या किसी और सरकार की बात करते हैं, जिसको भी केंद्र सरकार के साथ संपर्क करना है तो उसको निश्चित रूप से अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में संपर्क करना पड़ेगा। और वो हो रहा है। मैं समझता हूँ धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स जाती हैं, आपको भारत सरकार से सहायता की जरूरत है, कोई भी संस्थान है तो वो आप जब सहायता की बात करते हैं या सहायता लेते हैं, तो मुझे जो भी रिपोर्ट देनी है एक सरकारी अधिकारी के रूप में, तो मैं हिंदी में अंग्रेजी के साथ साथ भेजूंगा। और पूछा भी जाएगा, ये बात संसद में भी पूछी जाती है कि हाँ
ये रिपोर्ट हिंदी में आई या नहीं आई, संसदीय समिति इस पर चर्चा करती है कि हाँ ये विभाग हिंदी में काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कामकाज की भाषा के रूप में, राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी आगे बढ़ रही है। जी डॉक्टर करण सिंह जी, आप ये बताइए कि मानव संसाधनों की कमी नजर आती है, खासकर हिंदी के क्षेत्र में। तो हिंदी में काम करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन कुछ कमियां जरूर है कि कहीं कोई अधिकारी नहीं है, हिंदी से संबंधित अधिकारी नहीं है, तो अनुवाद कार्य करने में तो दिक्कत होते हैं। इस प्रकार तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को, और इस मानव संसाधनों की कमी को किस प्रकार उससे हम बाहर आए, उसका क्या हल है? अब होता यह है कि हर स्थान पर हिंदी अधिकारी होना चाहिए, विशेषकर भारत सरकार के कार्यालय में। लेकिन होता यह है कि वहां नहीं होते, कोई किसी और से कार्य लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरा अकाउंटेंट है या कोई मैनेजर है, उससे कहा जाता है कि आप हिंदी का काम संभाल लीजिए। तो वो जैसे संभालेगा उसमें वो बात नहीं आएगी जो हिंदी अधिकारी होगा, जो परिशिक्षित होगा, जो पढ़कर आया होगा, जो सब व्याकरण के नियमों को जानता होगा, तो उसमें वो बात नहीं आएगी। और रही बात फिर कि हिंदी के जानने वाले कम क्यों है, फिर कम है खासकर कार्यालयी काम करने के लिए, लेकिन हिंदी जानने वाले बहुत है। या हिंदी संपर्क भाषा की बात करें हम, तो संपर्क भाषा तो अगर विदेश से भी कोई आते हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो उनके लिए कहा जाता है, वहां जो भी उनको दिया जाता है इंफॉर्मेशन वो अंग्रेजी में दिया जाता है, उनकी सूचना सारी अंग्रेजी में होती है। लेकिन जब यहां आते हैं वो देखते हैं कि अंग्रेजी से उनका काम नहीं चलता है। जब आप गोलकोंडा देखने जाएंगे तो वहां संपर्क भाषा आपकी हिंदी ही होगी, या कोई गांव में जा रहे हैं आप तो वहां हिंदी ही होगी। और हिंदी, फिर ये प्रश्न आपका जुड़ता है हिंदी के प्रचार से, क्योंकि हिंदी का कामकाज सही नहीं हो रहा, यही कहा आपने। अब होता ये कि हिंदी को प्रचार करने के लिए मुझे लगता है मीडिया से बेहतर शायद ही कोई हो। ये फिल्में हैं या विज्ञापन है, ये हिंदी से बहुत कुछ कर रहे हैं मान लीजिए, और हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ये सरकारी रूप से नहीं कर रहे हैं, वो चाहे कमर्शियल रूप से कर रहे हैं, वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन कर रहे हैं हिंदी के लिए काम। अब जैसे मैंने एक काम करवाया है रोमन लिपि में हिंदी विज्ञापन। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, वहां आप देखेंगे कि उन होर्डिंग पर रोमन लिपि में लिखा रहता है, दिल मांगे मोर, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब लोग कहते हैं कि ये हिंदी का रोमन लिपि में क्यों लिखा हुआ है। इसका विरोध भी कुछ लोगों ने किया है, मैंने देखा है। तो मैंने उस पर जो काम करवाया उसमें मैंने कहलवाया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी लिपि नहीं जानते, उनको हिंदी आती है, लेकिन किस लिए आती है, वो फिल्मों के माध्यम से फिल्में देखते हैं, वो फिल्में समझते हैं वो, और हिंदी जानते हैं। और इसीलिए अगर विज्ञापन को तो आम आदमी तक पहुंचना है, वो तो देखेगा कि आम आदमी कैसे जानता है। अगर वो केवल देवनागरी में लिखेगा तो हिंदी जानने वाले ही पढ़ेंगे उसको, और अगर इंग्लिश में लिखेगा तो हिंदी वाला नहीं पढ़ पाएगा उसको। तो यहां दोनों काम उसके हो रहे हैं हिंदी के माध्यम से। लिपि हम मान ले कि रोमन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम भक्ति काल में देखते हैं तो प्रेम मार्ग की शाखा सारे के सारी फारसी लिपि में लिखी हुई किताब है। चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो कुतुबन की हो, चाहे मंजन की हो, जितनी भी किताबें हैं प्रेम मार्ग की शाखा की सारी फारसी लिपि में है, लेकिन उसको हिंदी माना जाता है। ऐसे ही दक्षिणी पर भी कई सवाल उठते हैं कि ये हिंदी है या उर्दू है, कोई कहते हैं उसको हिंदी है, कोई कहते हैं उर्दू है, वो भी फारसी लिपि में। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी का प्रचार होगा तो हिंदी आगे बढ़ेगी। जैसे आपने मानव संसाधन की बात कही, मानव संसाधन इसीलिए आएगा अगर आपको हिंदी आती है तो हर कोई वो काम कर सकेगा। और हिंदी, मैं तो कहता हूं कि ये हिंदी ट्रांसलेटर की जरूरत ही ना हो, ऐसा भी हो, आगे आगे होगा भी ऐसे, क्योंकि जिस रफ्तार से हिंदी बढ़ रही है तो हो सकता है कि हिंदी के लिए आपको अनुवादक की जरूरत ही ना पड़े। करण सिंह साहब, जैसे आपने हिंदी फिल्मों की बात कही जी, तो लोग तो हिंदी फिल्म देखना चाहेंगे और उनमें जो गाने हैं उसको सुनना चाहेंगे, पसंद करेंगे, वो अगर कुछ समझ में आए या ना आए, वो तो एक मनोरंजन का साधन है, ठीक। लेकिन दफ्तर में या कार्यालय में हिंदी में काम करने में दिक्कत आते हैं उनको। वो फिल्म देखने में दिलचस्पी है, लेकिन हिंदी में काम करना तो उनको कहीं लिपि की दिक्कत होती है, लिखने की दिक्कत होती है। मैं समझ रहा हूँ। तो इसको किस प्रकार इस समस्या का हल किया जाए? जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि गाने सुनते हैं मनोरंजन के लिए। जब हम कोई हॉबी को प्रोफेशन बना लेते हैं, हमारी जो रुचि होती है, अगर वो हमारा व्यवसाय बन जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है काम करने में। ऐसे ही अगर मनोरंजन के लिए हिंदी देख रहे हैं आप, हिंदी फिल्में देख रहे हैं, हिंदी गाने सुन रहे हैं, हिंदी गाने गा रहे हैं, तो आपको रुचि पैदा होगी उसमें।
और रुचि पैदा होने के बाद आप लिपि भी सीख सकते हैं। अगर रुचि ही पैदा नहीं हुई तो सीख भी नहीं सकते वो। तो इसीलिए मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों को कहता हूं कि फिल्में देखिए, फिल्में देखिए और उसमें गाने सुनिए, और उन गानों में कोई भी आपको शब्द ऐसा लगे जो समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे आकर पूछिए। अगर फिल्मों के नाम भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, मुझसे आकर पूछिए। तो इससे क्या होता है कि हिंदी के प्रति रुचि बढ़ती है उनकी, और वो शौक से आकर पूछते हैं मुझसे फिर कि सर हमने वो फिल्म देखा है, उसमें ये डायलॉग था, उसका मतलब क्या है। तो अगर ये रुचिकर लगेगा उनको तो हिंदी पढ़ना भी रुचिकर लगेगा। हाँ। तो डॉक्टर करण जी, अब हम छोटे से ब्रेक के बाद हम टीवी देख रही थी। डिजिटल टीवी नहीं लगवाया? नहीं, पुराना वाला केबल ही ठीक है। पुराने वाला केबल ही रहेगा, बस सेट टॉप बॉक्स लग जाएगा। बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, चुनने को सैकड़ों चैनल, खर्च बढ़ेगा। सेट टॉप बॉक्स कोई महंगा नहीं है, कंप्यूटराइज बिल आएगा, जो चैनल चुना है उसी के पैसे लगेंगे। 31 दिसंबर 2015 तक सभी बचे हुए शहरी क्षेत्रों में केबल टीवी डिजिटाइजेशन अनिवार्य है। आप भी सेट टॉप बॉक्स लगवाने के लिए अपने केबल टीवी ऑपरेटर से संपर्क करें। हम छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साथ ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। यादगिरी दूरदर्शन केंद्र के चमेली हिंदी कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। तो मैं डॉक्टर मुखविंदर जी से पूछना चाहूंगा, और जहां तक कंप्यूटरीकरण का सवाल है, तो कंप्यूटर हिंदी भाषा से लिपि से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो उनके विभिन्न आयामों पर आप प्रकाश डाल दीजिए। जैसे सर ने अभी कहा है कि आपने प्रश्न पूछा है कि ऑफिस में काम करने वालों को कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिसका पता नहीं चलता। तो आज कंप्यूटर में यूनिकोड करके एक ऐप है, जिससे आपको अगर किसी भी शब्द की मुश्किल होती है तो आप उसमें जाके वो शब्द पूछ सकते हैं। ना केवल कंप्यूटर में, आज हर मोबाइल में आपको ऐसा ऐप है कि आप उसको दबाइए और हिंदी में सब मैसेज आपको आ जाएंगे, और हिंदी में आप खुद भी टाइप करके किसी को मैसेज भेज सकते हैं। आज ये कंप्यूटर आने से, मोबाइल आने से आज बहुत बड़ी जो समस्या शब्दों की थी, जो कि ऑफिस में लोगों को शब्द समझने में मुश्किल होती थी, काफी हद तक ये समस्या हल भी हो गई है। और आज जो हिंदी विकास बहुत कर चुकी है, और बस थोड़ी सी और कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और कोशिश करेंगे तो पूरे भारत में हमारे को हिंदी का विकास दिखेगा। तो कोई किसी शब्द का अर्थ चाहिए तो क्या आप किसी कोश की यानी निघंटु को देखने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में जाइए, अब यूनिकोड में जाइए, आपको हर एक शब्द का अर्थ मिल जाएगा। जी जी। तो मैडम, मानक वर्तनी के बारे में आप बताइए थोड़ा। जो अब हिंदी को जो सीखने वाले लोग हैं, तो उनको प्रारंभिक रूप से उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उसका क्या महत्व है? उसका देखिए, मानक वर्तनी की जो बात है वो मूल रूप से किसी भी स्कूल स्तर पर उसने अगर हिंदी सीखी है तो जो भी, जैसे कि जो शब्द किस तरह से लिखा जाए, कि भाई जैसे कि प्राण है, अब उसको प्राण लिखने, जो अंग्रेजी उसको आती है, हिंदी उसको आती है, तेलुगु अगर वो पढ़ता है, निश्चित रूप से जो शब्द जैसे लिखा जाएगा वैसे ही लिखा जाएगा। वर्तनी की समस्याएं होती हैं, उसके लिए छोटा सा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो मैं हिंदी अधिकारी स्तर पे जो प्रशिक्षण होते हैं वहां भी सिखाया जाता है। स्कूल, बल्कि मैं समझता हूँ अभी
जूनियर कॉलेज और डिग्री स्तर पर भी वो पाठ्यक्रम है वर्तनी के, वर्तनी शुद्ध करने वाले जो पाठ्यक्रम है। जी। वर्तनी के मामले में कहीं, चूंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जी। जिसके बारे में मतलब ये सिद्ध है कि जो जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी उसको जाती है। लिखी भी जाती तो है। इसमें कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं समस्या है। नहीं। अंग्रेजी में बहुत ज्यादा समस्या है उसकी तुलना में। हिंदी में इस तरह की कोई समस्या नहीं हाँ, ये है, हिंदी थोड़ा जो- बहुत जी, सीख जी। लें तो आ जाती है। फोनेटिक लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, ये धन्यवाद इसी तरह। जैसे जी, बोलते हैं जी, वैसे जी, ही वैसे लिखते ही हैं, लिखते हैं। कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है जी जी। इसमें। तो एक अगर कोई व्यक्ति हिंदी भाषा को सीखना चाहता है शुरुआत से, तो इसको पहले क्या करना चाहिए, किस प्रकार सीखे? क्योंकि उसके पास कई किताबें हैं बाजार में उपलब्ध है, 30 दिन में हिंदी, तो उसमें भटक जाने की संभावना है। वो कहाँ से शुरुआत करे? वर्णमाला से करे? वर्णमाला वर्णमाला से से शुरू करे या करनी सुनने? पड़ेगी। उसको किस पहले प्रकार? वर्णमाला से ही जी अक्षरों की पहचान हो जाएगी, आगे सीखना बहुत आसान है। जी अक्षरों की पहचान हो जाए आगे बहुत आसान है। जी जी। इसकी मात्राएं भी ज्यादा मुश्किल मैं नहीं इसमें है। थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा सुधाकर जी जी जी। कि ठीक है, अक्षर ज्ञान बहुत जरूरी है, हम समझते हैं, लेकिन आज ऐसे कई लोग हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि उसमें ठीक है भाई, मुझे तेलुगु आती है जी तो मैं कैसे हिंदी सीखूं, मुझे अंग्रेजी आती है तो मैं कैसे हिंदी सीखूं, उर्दू आती है तो कैसे सीखूं। बहुत आसान तरीका है कि अपनी भाषा के माध्यम से मैं कैसे सीख सकता हूं। हाँ हाँ। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि उसको पहले से एक भाषा आती है। आप मातृभाषा की बात कर रहे हैं या? नहीं, चाहे मातृभाषा अन्य हो, चाहे वो उसका जी। शिक्षा का माध्यम रहा हो, जी अंग्रेजी भी क्यों ना हो। जी। तो एक तरीका है, दुनिया का एक बहुत, मतलब मैं समझता हूँ ये सिद्ध बात है कि अगर किसी को एक भाषा आती है, उसको दूसरी भाषा सीखने में कोई समस्या नहीं होती। और हिंदी के मामले में तो कोई गुमराह नहीं हो सकता, जी। इसलिए कि इतनी प्रचलित भाषा है। आज जैसा कि मैडम कह रही थी, जी गूगल पे बहुत सारे तरीके हैं। अगर किसी भाषा के पास सीखने इंटरनेट के। है तो वो अगर बहुत छोटी बहुत सीखना चाहते, अब तो मैं आपको 2-4 उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ, छोटे मोटे उदाहरण आपको दूंगा। अमेरिका से जब यहाँ लोग सरकारी सेवा में आते हैं, अमेरिकन सरकारी सेवा में, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वो हिंदी सीखें। जी जी। फ्रांस से यहाँ, फ्रांस की जो दूतावास है, मेरा उनसे संपर्क रहा है, जी। वो आते हैं तो इतनी बहुत फर्राटेदार वो हिंदी बोलते हैं, आपको हैरत होती है कि उस आदमी का रंग गलती से गोरा तो नहीं है। इस तरह से होता है। मतलब ये है कि सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। चाह है तो रहा है, आसान है। चाह तो रहा है। चाह और मजबूरी दोनों रखी जाए, उसको मजबूर कर दिया जाए कि वो सीखे, क्योंकि उसका काम है, सीखना है। तो जी डॉक्टर करण सिंह जी, तो जहाँ तक हिंदी का सवाल है, उसका सही ढंग से प्रयोग हो, चाहे व्यवहार में हो या लेखन में हो, तो व्याकरण की महती आवश्यकता होते हैं। तो किस हद तक सीखने की जरूरत है? क्या जैसे कोई ने का प्रयोग है, तो कहाँ ने का प्रयोग होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए? जी। तो इस प्रकार आप उनको किस प्रकार का सुझाव दे सकते हैं जो नए ढंग से सीखने वाले हैं अभी? जी। तो जहाँ करना चाहिए वहाँ करना है, और जहाँ नहीं करना है वहाँ नहीं करना है। बिल्कुल, तो उल्टा इसको होता है। कैसे? जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करते हैं, और जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते। फिर इसके बारे में वह भाषा शिक्षण की जो पद्धतियां, उनके बारे में कहना चाहूंगा। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये चीजें हैं। पहले सुनना चाहिए। जी। हाँ। अगर सुनेंगे तो हमें समझ में आएगी बात कि कहाँ क्या लगाना चाहिए। और अगर गूगल्स पहले में ये बोलना ही शुरू कर सुविधा देंगे। है। जी। गूगल्स में ये सुविधा है कि पहले वो बोलते हैं व्यक्ति, फिर उस तरह से हम उसको जी। प्रोनाउंस कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे ध्वनि सुनाई देती है? ध्वनि सुनाई इस भी प्रकार देती उस है। शब्द का उच्चारण हाँ, किया जाए। उच्चारण किया अच्छा, जाए। सही उच्चारण किया जाए की आवश्यकता है। दरअसल होता क्या है कि ये जो मातृभाषा का प्रभाव है जी। वो पड़ता है। हाँ हाँ। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में वही समस्या है। जी। मैंने एक लेख भी लिखा था कि तेलुगु वालों को खासकर क्या समस्या आती है। हाँ। उनको लिंग की समस्या आती है, उनको वचन की समस्या आती है, उनको ने की समस्या आती है। जी। ये मुख्य समस्या है। तो अगर उसमें थोड़ा सा हम ध्यान दें कि तेलुगु में सुविधा है ये कि सबको जो निर्जीव चीजें हैं स्त्रीलिंग लगाते हैं। हाँ हाँ जी। तो वही चीजें यहाँ लागू करते हो, यहाँ वो गलत आ जाती है। तो अगर इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। हिंदी को हिंदी के नजरिया से ही देखना है। जी जी बिल्कुल। किसी अपनी अन्य भाषा मातृभाषा के है, नजरिए अपनी से। जगह है, जी। उसका प्रभाव है अपनी जगह है, लेकिन हम जो दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो उसके क्या गुण है वो भी देखना चाहिए हमें। अगर वो देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपने जो कहा सुधाकर जी, ने के लिए बहुत आसान तरीका है। वो अभी डिग्री स्तर की पाठ्यपुस्तकों में है। अंबेडकर विश्वविद्यालय जो हिंदी सिखाता है उसमें है कि भूतकालीन किस भूतकाल के किस प्रकार में हिंदी का ने का प्रयोग होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल से 2 दिन
उनके या फिर वो हाँ, देख के बिल्कुल। सीख लेगा। सही। ग्रामर द्वारा सिखाना मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर वो आदत डाल ले, जैसा कि करण भाई बता रहे थे जी। कि वो सुनने की आदत डाले, जी, जी। तो सुनने के साथ वो ग्रामर पर अमल करता है तो बेहतर मैं होता समझता हूँ 3 दिन उसके लिए बिल्कुल। काफी। जी, लेकिन जी जी तो डॉक्टर मुखविंदर जी, तो जैसे हमने राजभाषा की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो सरकारी नियमों के अनुसार, राजभाषा के अधिनियमों के अनुसार धारा 3(3) के मुताबिक हिंदी का प्रयोग ज्यादातर हो, और पत्राचार में, खासकर कार्यालयीन पत्राचार जो चलता है, तो उसमें अगर अंग्रेजी में हम जवाब दे रहे हैं तो उसका बराबर द्विभाषी में पत्राचार होना चाहिए। तो अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग हो करके कहते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। हिंदी का प्रयोग देखिए, आप अगर उत्तर भारत में चले जाएंगे तो पूरा हिंदी का प्रयोग हो रहा है। जी आज किसी भी रेलवे विभाग में या बैंक में चले जाइए, वहाँ पे एक हिंदी अधिकारी होना जी। जरूरी है। जो ये पत्राचार की आप समस्या बोल रहे हैं कि हिंदी में पत्र लिखे तो उसका जवाब इंग्लिश में, नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, आपको वहाँ पे वही हिंदी में पत्राचार का मतलब इसका हिंदी में ही जवाब दिया जा रहा है। जी। तो ये वैसे- समस्या जी। हल है। हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोल दें, जी। परंतु अगर हम बाहर जाएं तो हमारे को ये सारी जो समस्या है, बैंक में चले जाएं, रेलवे में चले जाएं, फॉर्म हम हिंदी में भरें जी। तो हमारा स्वीकार किया जाता है। जी जी हाँ। जी। तो आजकल सरकार कह रही है कि ये राजभाषा अधिनियम के अनुसार पूरे देश को का, खा, गा क्षेत्रों में विभाजित किया गया, विभाजित है। किया गया। हाँ। तो क्योंकि यह तो हैदराबाद तो गा क्षेत्र में आता है, तो उसका प्रतिशत कुछ कम है, 55% है। हाँ। तो हिंदी में काम करें, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम 100% काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और सलीम जी, आप बताइए, तो सरकार का दावा है या लक्ष्य है केंद्रीय सरकार का कि 31 दिसंबर 2015 तक केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए, तो ये कहां तक संभव है? क्या इस सपने को हम साकार कर सकते हैं? इस पर प्रकाश नहीं, डालिए। देखिए, मैं इसको एक अलग ढंग से अगर देखूंगा, जी। लक्ष्य तो हम लोगों ने पहले भी रखे हैं, ऐसे नहीं कि लक्ष्य नहीं रखे हैं। अब इसकी कोई अंतिम तिथि तो होती नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि हर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, पखवाड़े मनाते हैं, सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान कई ऐसे आपको अधिकारी मिलेंगे या कर्मचारी मिलेंगे जो हिंदी, उनके लिए, वो किसी और भाषा में आए होंगे, उनके लिए हिंदी अनिवार्य न, जो कामकाज की तो ठीक है, वो आके कविता पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, गीत गाते हैं अपनी ओर से। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है। अब उनको देखिए, मैंने कहा कि कोई भी भाषा, संसार की कोई भी भाषा बोलचाल में अगर सीखनी है तो उसमें 600-650 शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। और जो आधिकारिक जो भाषा के तौर पर हम लोग कार्यालयीन भाषा पढ़ाते हैं, उसमें भी 1000 से अधिक शब्द नहीं है। अब 1000 शब्द सीखने में कितनी देर लगेगी किसी अधिकारी को? इस सरकार यदि तय करती है कि हमको इस तिथि तक हिंदी में काम करना है, तो मैं समझता हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है, और इसमें किसी तरह का विरोध भी होने की कोई संभावना नहीं है यदि सरकार सरकारी तौर पे ये काम अमल में लाती है, किसी बिना समझौते के भी हमको करना है। कमालुद्दीन अतातुर्क, अब कमालुद्दीन की बात देखिए, मुस्तफा कमाल की बात देखिए, वो जो है वो क्या क्या किया था, उसने एक रात में राजभाषा बदल दी थी पूरे देश में। अब एक रात में बदली जा सकती है, तो हमारे पास तो काफी समय है। वो चाहते हैं। डॉक्टर करण सिंह जी, तो ये तो हम अभी हिंदी के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं जी। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सरकारी दफ्तरों में, खासकर केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में, तो जो अधिकारी इससे पहले थे तो वो स्थानांतरण होने पर वो चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उनके स्थान में फिर कोई नया अधिकारी आता है तो वो कहता है कि मैं तो हिंदी नहीं जानता। तो अब इस प्रकार के दिक्कतों को कैसे निवारण किया जाए? वो तो जो हिंदी का निरीक्षण करने के लिए जो संसदीय समिति आई थी, वो कह रहे थे कि मैं आके 1 महीना हो गया तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप चाहे 1 महीने से पहले आए या 2 महीने से पहले आए, आपको आते ही राजभाषा से संबंधित कार्य संभालना है। तो इसको कैसे हम, जब अगर कोई कैसे राजभाषा से संबंधित लोग आ रहे हैं तो उनका तो फर्ज ही है काम करना। अगर वो ये कहते हैं आकर कि नहीं, मैं नहीं हिंदी जानता, ये तो बात नहीं हो सकती है। अगर कोई ऐसा आता है जिसको हिंदी नहीं आती तो उसकी जगह किसी और दूसरे को लाए। तो बिल्कुल अनभिज्ञ है भाषा से, उसको अक्षरों के बारे में भी जानकारी नहीं, तो वो कैसे शुरुआत करें?
तो उसको अध्ययन सुधाकर जी, मैं एक जी उदाहरण जी देना जी चाहूंगा आपको। जी, हमारी सरकार हम्म, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को सेलेक्ट करती है जी और जब उनको एक कैडर दिया जाता है कि आपको तेलंगाना में जाना है, आपको उड़ीसा में जाना है, जी कहीं आपको जाना है, तो वो लोग जब तक कि उनको भाषा ना आए वहां काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और लोग कर रहे हैं आज। हाँ, कौन सा ऐसा आईएएस अधिकारी है बताइए जिसको तेलंगाना में रहते हुए तेलुगु नहीं आती? सब है, वो सब आने अनावश्यक आती- रूप से आती है। बिल्कुल, हाँ। तो हिंदी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भाई आपको हिंदी में काम करना है तो मैंने कहा कि भाई कितने दिन लगेंगे हिंदी सीखने के लिए? ठीक है, उनके लिए कार्यशाला रखी जाए, उनको कहा जाए 15 दिन में आप हिंदी सीखिए, कोई ट्यूटर रखिए, जैसे हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं समझता हूँ। सलीम जी, हम थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर चर्चा शुरू करेंगे। मैं किरण जुनेजा मिलाऊंगी आपको उन सिकंदरों से जिन्होंने जीती है बाजी अपने जिगर से। कैसे बनते हैं स्टार, कैसे बनते हैं कलाकार। कैमरा के सामने खुद तो बनते नहीं, वो जो बनाते हैं वही बन जाते हैं। जिंदगी सिर्फ एक्टिंग और थिएटर और स्टेज इसी के बीच चल रही थी। मुझे लगा परियों की जगह में आ गई हूँ। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, मैंने सोचा न था। कोशिश से कामयाबी तक विद किरण जुनेजा, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल। तो सलीम साहब, ये हिंदी टंकन से बारे में आपको प्रश्न पूछना चाहूंगा। हिंदी टंकन और आशुलिपि दोनों, क्या ये मुश्किल है या आसान है? देखिए, बहुत सारे मैडम ने अभी एक बात बहुत अच्छी कही जी कि हम आज उस दौर में नहीं है कि जहां हमको टंकन की समस्या जी। हो। आज हम साउंड टू स्क्रिप्ट कन्वर्ट की बात कर रहे हैं। हमारी आवाज लिपि में खुद अगर परिवर्तित होती है, ऐसे दौर में टंकन की बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि हम टाइपराइटर से निकल के कंप्यूटर में आ गए हैं। और वो कंप्यूटर जो बिना कीबोर्ड के भी काम करता है। आज हमारे पास अब जो टच स्क्रीन की हम लोग बात करते हैं, अगर हम स्क्रीन पर बटन दबा देते हैं, अक्षर स अक्षर हमें दबाना है जी, आधा सा दबाना है, पूरा दबाना है, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। उस जमाने में मुश्किल होती थी जब अंग्रेजी के टाइपराइटर होते थे और हिंदी में उनको टंकन करना पड़ता था। आज टंकन की अपनी कोई ऐसी समस्या नहीं है और आसानी से हम लोग हिंदी में टाइप करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल के अपने जो है बहुत सारे लोगों ने अपने वेबसाइट बना रखे हैं, अपने ब्लॉग्स बना रखे हैं, वो हिंदी में काम कर रहे हैं। जिनको मजबूरी नहीं है हिंदी में काम करना, वो अपने शौक से हिंदी में काम कर रहे हैं। हम हिंदी में कुछ वर्ड टाइप कर रहे हैं, हमने सा शब्द किया है, तो सा से जितने शब्द बनते हैं ना, उसका पूरे वर्ड आ जाते हैं ऊपर। तो जो कम पढ़ा लिखा है, मतलब जो हिंदी नहीं समझता, वो शब्द को से देख के सही उसको टाइप करके लिख भी सकता लेकिन है। आज मुझे एक दिक्कत आई है मैडम। हाँ। सत्तू शब्द का अंग्रेजी या तेलुगु का अर्थ जानना था मेरे को, सत्तू हिंदी में। तो वो धान्य तो है, एक प्रकार का धान्य है, धान्य लेकिन है। उसका नाम तो किसी भी भाषा में अगर उसका अनुवाद कंप्यूटर में देखा जाए तो सत्तू ही आ रहा था। तो उसका अर्थ तेलुगु में क्या, कैसे समझ लिया जाए? तेलुगु नहीं, देखिए सर, यहाँ थोड़ी बहुत आप जो बोल रहे हैं वो समस्या है, लेकिन क्या हम सारा काम मशीन से लेंगे क्या? हाँ, थोड़ा अपने दिमाग से भी लेना थोड़ा सा ऐसा है कि हमें जो हमारे जो बहुत बृहद शब्दकोश हमारे पास बने हैं, मैं समझता हूँ हिंदी में जितने शब्दकोश आए हैं वो शायद ही किसी और भाषा में आए हों। तो शब्दकोश का प्रयोग करके हम एक गूगल ने एक बहुत अच्छी सुविधा रखी है कि अगर आपको उस शब्द का अनुवाद उसमें नहीं मिलता है तो आप उसको अनुवाद उसका भेज दीजिए, जानकर वो दूसरे दिन से आपको सहयोग करना शुरू कर देगा। अभी तक हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास के बारे में काफी चर्चा चली और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं सभी अतिथि महोदयों को दूरदर्शन यादगिरी की तरफ से धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। डॉक्टर मुखविंदर सिन्हा जी, आपको धन्यवाद। दूरदर्शन की तरफ से FM सलीम जी, आपको धन्यवाद। और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर करण सिंह जी, आपका भी धन्यवाद है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार में हम सभी एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में हिंदी हम सब के दैनंदिन व्यवहार में समाविष्ट हो, इस दिशा में हम अग्रसर होंगे। ऐसे विश्वास के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त है। धन्यवाद।